हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी चैप्टर और बैंकिंग चैप्टर एक ही में मिलाकर ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा मनी बैंकिंग का, वन शॉर्ट रिवीजन होगा मनी का भी बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव का। तो देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स माने कि गुड्स से गुड्स का बादला बदली। जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो लिमिटेड नीड्स। बार्टर सिस्टम तभी चलता था जब लोगों का लिमिटेड नीड्स होता था। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया था। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और इकोनॉमिकली बने इकोनॉमिकली पैसे रुपए से काफी बैकवर्ड सोसाइटी था। ऑल द अबव, इट मींस कि ऑल द अबव इज द राइट आंसर। ऑल द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, What are the advantage of barter system? बार्टर सिस्टम का एडवांटेज क्या था, लाभ क्या था? तो सिंपल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, और कि सिंपल सिस्टम था, सही है। मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग था आपस में। नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज माने असमानता नहीं था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी माने असमानता किसी प्रकार की नहीं थी कि तुम अमीर हो तुम गरीब हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। इनमें से कौन डिफिकल्टी माने कठिनाई है बार्टर सिस्टम का? तो पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दूसरा है डिफिकल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स। तो पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता है, डिफिकल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, एंड तीसरा लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी कि ऑल द अबव। ये तीनों ऊपर वाला क्या है? डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम का। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक से ही कोई मिलता था जो अपने गुड्स से तुम्हारे गुड्स को बदल ले। डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, किस गुड्स के किसका डिवीजन होगा, किससे किसको बदला जाएगा, ये नहीं था। जनरल एक्सेप्टेबल कि आज पैसे से हम लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, जब बार्टर सिस्टम चलता था तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम आसानी से कुछ भी खरीद ले। तो ये सारे डिफिकल्टी थे बार्टर सिस्टम में। अगला कह रहा है Which is the correct sequence of money's development? करेक्ट सीक्वेंस क्या था मनी डेवलपमेंट? कमोडिटी मनी, उसके बाद पेपर मनी, मेटल मनी। दूसरा कह रहा है कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। सी कह रहा है क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर है बी। पहले कमोडिटी मनी था, उसके बाद मेटल मनी है, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद क्रेडिट मनी। चले अगला क्वेश्चन है, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। मनी इज व्हाट, मनी क्या है जो मनी करता है, किसने कहा था? तो हार्टले वीदर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हार्टले वीदर्स। ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पिछले ईयर में प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुका है। तो मनी इज व्हाट मनी डज किसने कहा था? हार्टले वीदर्स ने कहा था। ये स्टेटमेंट था हार्टले वीदर्स का। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में इंक्लूडेड है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स ऑफ वैल्यू, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स ऑफ वैल्यू। यानी कि सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। दोनों ऊपर का सही है लेकिन सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन इंक्लूडेड है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में? टू मेक डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला है मनी इज पिवोट, मनी इज पिवोट, मनी इज पिवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर, हु सेड इट। कह रहा है कि मनी इज पिवोट, money is pivot around which the whole economic cluster, who said it। कह रहा है कि money is pivot around which the whole economic cluster। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आपने। ऑप्शन नंबर ए है किन्स ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्टसन ने, ऑप्शन नंबर सी है मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी है हाउथ्रे ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मनी इज, द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डी ऑल द अबव इज द राइट आंसर। ये फंक्शन तीनों, ये मनी का फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है, दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू का भी काम करता है मनी, और स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड, मनी का फंक्शन क्या इंक्लूड करता है? वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज।
तो कह रहा है कि मनी का फंक्शन इंक्लूड करता है वैल्यू डिटर्मिनेशन, माने मूल्य को निर्धारित करने में, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में, मतलब पैसे को एक जगह स्टोर करने में, जैसे बैंक वगैरह में हम स्टोर करते हैं पैसे, वही कह रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगला कह रहा है मीन्स ऑफ एक्सचेंज, वस्तुओं को खरीदने बेचने में, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, नेमली M1, M2, M3 एंड M4। M1 इंक्लूड्स, M1 में क्या इंक्लूड होता है? सी, ऑप्शन नंबर ए, सी इज इक्वल टू करंट हेल्ड बाय पब्लिक, बी ईडी इज इक्वल टू नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, सी का ओडी अदर डिपॉजिट हेल्ड विद द आरबीआई, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ 11 नंबर का आंसर है नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। M1 कहता है, M1 पूछ रहा है कि M1 में क्या इंक्लूड होता है M1 में, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टीडी माने नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। जो नेट डिमांड डिपॉजिट बैंक में है वही M1 इंक्लूड करता है, जो हमें आगे बैंकिंग चैप्टर में पढ़ना होता है। अगला चैप्टर देखेंगे, Who classified static and dynamic function of money? किसने क्लासिफाइड किया था स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? पहला ऑप्शन नंबर ए है रैगनर फ्रीस, ऑप्शन नंबर बी है पॉल एंजिंग, एंड ऑप्शन नंबर सी है मार्शल, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर है आपका पॉल एंजिंग ने। कह रहा है कि हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? किसने क्लासिफाइड किया था स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी का? तो पॉल एंजिंग ने। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन मनी का फंक्शन नहीं है? कह रहा है नॉट माने नहीं है, कौन? तो कह रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो है प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो इनमें से कौन नहीं है मनी का फंक्शन? तो यहां आंसर हो जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी, ये मनी का फंक्शन नहीं है और सब है। अगला कह रहा है कि विच इज अ कॉमन मैन्स बैंक? इनमें से कॉमन मैन बैंक कौन होता है? तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, बोथ एंड भी। तो कॉमन मैन बैंक तो कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक तो आरबीआई होता है, उस वो तो कॉमन आदमी का उसमें अकाउंट खुलता नहीं है। लेकिन ये अगर सेंट्रल बैंक दिया, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता तो ये सी आंसर हो जाता, लेकिन यहां आपका 14 का ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉमन बैंक का बैंक होता है कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज, प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या होता है? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स होता है, एडवांसिंग लोन होता है, क्रेडिट क्रिएशन, नहीं ये तो नहीं होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट, जबकि प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एडवांसिंग लोन्स करता है, एंड तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन तो सेकेंडरी काम में आ गया। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्राइमरी फंक्शन एडवांसिंग लोन में आता है, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है ना, तो यहाँ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या हो जाएगा? डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है, लोन भी देता है, क्रेडिट क्रिएशन तो करता है, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरा, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ऑल ऑफ दिस। तो जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट अपने पास एक्सेप्ट करता है वो करंट डिपॉजिट भी करता है, सेविंग डिपॉजिट भी करता है, टाइम डिपॉजिट यानी कि ऑल ऑफ दिस, हर तरह का डिपॉजिट करता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय कमर्शियल बैंक? किस तरह का लोन एडवांस किया जाता है, माने दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड एडवांस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, Which function is the secondary function of commercial bank? कौन सा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का? तो एजेंसी फंक्शन ये है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन ये भी है, सोशल फंक्शन ये भी है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ 18 नंबर का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक? इसमें से एजेंसी फंक्शन क्या है? एडवांसिंग लोन्स है, ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, नहीं, एक्ट एज ट्रस्टी, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, तो ये एक्ट एज ट्रस्टी है, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी है। तो यहां क्या होगा? तो एडवांसिंग लोन तो ये तो प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये भी प्राइमरी फंक्शन है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है एजेंसी फंक्शन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स क्या है? तो एक्ट एज ट्रस्टी, और डी कह रहा है प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा एक्ट एज ट्रस्टी की तरफ काम करता है, आपके बिहाफ पे कई सारे पेमेंट करता है बैंक, जैसे LIC का कर देगा पेमेंट, एक्ट एज ट्रस्टी की तरह, कोई आपका लोन होगा उसका पेमेंट कर देगा। आगे जाइए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, ये ऑप्शन नंबर ए 1/CRR, 1/CRR। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
कि क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड, कह रहा है कि क्रेडिट मनी इज इंक्रीज। जब क्रेडिट मनी इंक्रीज्ड होता है, व्हेन सीआरआर, क्रेडिट मनी इंक्रीज्ड होता है व्हेन सीआरआर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्रेडिट मनी बढ़ेगा जब सीआरआर कम होगा, मतलब कि एक तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी जब सीआरआर फॉल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम होता है ऑटोमेटेड, ध्यान रखेंगे ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है 23 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, लोन टू अदर्स बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑल द अबव। तो यहां मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल करता है, लोन टू अदर बैंक, अदर बैंक को भी लोन देता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अदर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। कह रहा है कि मेन फंक्शन तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम अदर्स। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, नन ऑफ दिस। तो कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, ध्यान रखेंगे। केवल सेंट्रल बैंक लिखा होता तो वो हो जाता तुम्हारा आरबीआई, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है तो कमर्शियल बैंक है, ये ध्यान रखेंगे। What are the primary functions commercial bank? Primary functions क्या है commercial bank के? Issue currency notes नहीं, accepting deposit from customers हाँ, providing loans to customer हाँ। तो यानी कि B और C, यानी कि D आंसर होगा, B और C सही है, B और C यहाँ पे सही है, यानी कि D आंसर सही होगा। तो ध्यान रखेंगे B और C सही है, यानी कि ऑप्शन D पढ़ रहा है ओनली B and C, तो यानी कि D सही होगा। आगे ध्यान देंगे, what is a true for the central bank? सेंट्रल बैंक के लिए क्या ट्रू है, तो एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री सही है, एपेक्स बैंक होता है सेंट्रल बैंक। ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट होता है, रेगुलेट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, ये भी सही है, यानी कि आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सी, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, ये सारा ही सेंट्रल बैंक के पक्ष में ये सारा ही क्या है, सही है। तो ध्यान रखेंगे इसको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ध्यान रखेंगे, आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, राइट ऑफ इशूइंग नोट्स ये फंक्शन है, गवर्नमेंट बैंकर ये भी है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि फॉलोइंग फंक्शन, काम क्या करता है सेंट्रल बैंक, तो काम करता है कि नोट जारी करता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो रखता है अपने पास, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 29 नंबर, Which currency is issued by the central bank of country? कह रहा है कि कौन सी करेंसी इशू की जाती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा, कौन सी करेंसी, मनी इन सर्कुलेशन, क्रेडिट मनी, क्वाइंस, ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे कह रहा है कि विच करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक के द्वारा कौन सी करेंसी इशू की जाती है। तो यहां ध्यान देंगे आप कि सेंट्रल बैंक पूछ रहा है तो मनी इन सर्कुलेशन, जो पैसा सर्कुलेशन में है वो पैसा इशू करती है। अगला क्वेश्चन, मतलब कि करेंसी नोट्स एक तरह से कहें तो। अगला विच इज, चाहे जो ऐसे ठीक ही लिखा हुआ है कि मनी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में जो प्रचलन में है हमारे, हम जिसको पैसा करते हैं कि जिससे वस्तुएं खरीदी बेची जाती है उसे हम वो जारी करता है सेंट्रल बैंक। आगे देखें, अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट कंट्रोल का, तो ऑप्शन नंबर ए टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर सी टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कह रहा है मेजर ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी सही है, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करने के लिए किस चीज को, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि यहां आंसर हो जाएगा 30 नंबर का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1995, 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को अनाउंस किया गया था, मतलब कि
बैंक के कस्टमर से के साथ कुछ मामला ऐसा हो जाए कि उसके साथ उसके अकाउंट में कोई फ्रॉड हो जाए, तो वो कहलाता है बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम, जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी 1995 में, आरबीआई ने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वॉज इंक्लूडेड इन द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम। कह रहा है इनमें से इंक्लूड था इन द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम ऑल शेड्यूल्स बैंक, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ऑल ऑफ दिस। कह रहा है कि इनमें से कौन इंक्लूड था प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल शेड्यूल्स बैंक, ऑप्शन नंबर कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। सारे ही बैंक क्या थे, बैंकिंग प्रीव्यू थे। अगला, Which committee was constituted for suggesting consumer service improvement in banks? कौन सी कमेटी बनाई गई थी कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए बैंकों में? तो राजा चिल्लई कमेटी नहीं, गोईपुरिया कमेटी, वर्मा कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी। तो देखिए राजा चिल्लई तो कमेटी हम लोगों ने कोई पढ़ा नहीं है, और चक्रवर्ती कमेटी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये गोईपुरिया कमेटी और वर्मा कमेटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोईपुरिया कमेटी बना था क्या, कंज्यूमर के सर्विस को इंप्रूव करने के लिए गोईपुरिया कमेटी बनाया गया था। 33 का बी, आप ध्यान रखेंगे 33 का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34, कह रहा है द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट by raising repo rate, buying government security, rising reverse repo rate and selling government securities। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैसे होगा, सेंट्रल बैंक कैसे करेगा, मतलब कि पैसे मार्केट में कैसे ज्यादा से ज्यादा होंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ 34 का ए, राइजिंग रेपो रेट बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? पब्लिक एक्सपेंडिचर से, टैक्सेस से, पब्लिक डेब्ट से और ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो यहां आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन से मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ही रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इशू करता है पेपर करेंसी, जारी करता है का पेपर करेंसी इन द कंट्री, देश में जारी कौन करता है? कमर्शियल बैंक ना, वो तो पैसा डिपॉजिट करता है, लोन देता है। सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक क्या करता है? पैसा जारी करता है, करेंसी नोट इशू करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, ऑल द अबव। तो यहाँ सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट किसके थ्रू? सबके थ्रू, बैंक रेट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, सीआरआर के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a qualitative method of credit? इनमें से कौन qualitative method of credit है? Variation of cash, reserve ratio of banks, restriction of consumer credit, open market operation, variation in bank rate। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, restriction on consumer credit, restriction on consumer credit। अगला क्वेश्चन, The major objective of monetary policy is आर। कह रहा है कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए है स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर सी है प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो ऑल ऑफ दिस होता है। इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी सही है, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट ये भी सही है, प्राइस स्टेबिलिटी ये भी सही है, यानी कि आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु रेगुलेट, कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशन? नहीं, कौन रेगुलेट करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनी इज मैटर विच इज। तो यहां कह रहा है कि मनी इज मैटर विच इज, money is matter which is a measure of value accepted as a means of exchange used to store wealth, all of this। तो money is matter which कह रहा है कि money क्या मैटर करता है? तो यहां देखेंगे, यह आंसर कह रहा है डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 42 नंबर कि प्रोवाइडिंग बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स, प्रोवाइडिंग बाय सप्लाई, प्रोवाइडिंग बाय
प्रोवाइडिंग बाय सप्लाई ऑफ मनी, वी मीन प्रोवाइडिंग बाय सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मनी डिपॉजिट इन द बैंक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, सी डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of cash is called cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, both A and B, and D none of these। तो यहां हो जाएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कि एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। तो 43 का यहां आंसर हो जाएगा बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में, ध्यान रखेंगे, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट बने स्थापना 1935 में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, और राष्ट्रीयकरण बने नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, ये ध्यान रखेंगे। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया? नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम होता है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 46, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगेन इन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में कब हुआ? 46 नंबर कह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया 1991 में, जब एलपीजी पॉलिसी आई थी ना, एलपीजी, तभी उसमें एलपीजी पॉलिसी के तहत बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म किया गया 1991 में, ध्यान रखेंगे। बहुत मेजर रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में बैंकिंग में। अब कह रहा है कि 14 बिग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन, कह रहा है कि 14 बिग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड कब हुए थे? तो 1949 में, 55 में, 1969 में और 2000 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1969 में 14 बैंकों, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। यही चीज 1979 में जाइएगा तो वहां 19 बैंकों का हुआ था, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 1969 में 14। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स, विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, इनमें से क्या एसोसिएटेड, संबंधित है रिफॉर्म से इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से इनमें से क्या? ईयर 1991, नरसिम्हम कमेटी, वाई.बी. रेड्डी कमेटी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डी आंसर होगा। ईयर 1991 में, 1991 में और नरसिम्हम कमेटी, ये दोनों बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ वाई.बी. रेड्डी कमेटी तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है बैंकिंग रिफॉर्म्स के सेक्टर में, यानी कि डी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो 48 का यहाँ आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद विच नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू, कह रहा है कि इनमें से कौन नरसिम्हम कमेटी से रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो कह रहा है कि नरसिम्हम कमेटी से क्या रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म नहीं, बैंकिंग रिफॉर्म्स। हाँ, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स नरसिम्हम कमेटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट, बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ 50 नंबर का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सारे ही कथन सही है कि बैंक रेट वो रेट होता है जो क्या करता है, सेंट्रल बैंक रेडी होता है गिव देने के लिए क्रेडिट, माने उधार में पैसा, किसको? कमर्शियल बैंक। तो ये भी सही है। अब कह रहा है बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी सही है। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक, बैंक रेट क्या होता है? डिस्काउंट होता है, किसके लिए? सेंट्रल बैंक के लिए। ऑल द अबव इज द राइट आंसर 50 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। दो मेथड होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो इसमें से क्वांटिटेटिव मेथड कौन नहीं है? नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, नॉट पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो बैंक रेट तो है, मॉरल सुजैन नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, चेंज इन सीआरआर। तो यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 51 का बी होना चाहिए, मोरल सुजैन इज द राइट आंसर। मोरल सुजैन क्वालिटेटिव का है, क्वांटिटेटिव का नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन
for revival and restructure of weak bank of public sector, which committee was constituted? कह रहा है कि रिवाइवल एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ वीक बैंक को, ऑफ पब्लिक सेक्टर का जो वीक बैंक था उसके रिवाइवल एंड रीस्ट्रक्चर के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, कौन सी कमेटी को गठित किया गया? वर्मा कमेटी को, गोइपोरिया कमेटी को, रेखी कमेटी को? तो रेखी कमेटी तो हम सुने नहीं है। नरसिम्हम कमेटी, तो नरसिम्हम कमेटी तो दूसरे के लिए, नरसिम्हम कमेटी तो होगा नहीं, यहाँ पे नरसिम्हम कमेटी नहीं होगा, रेखी कमेटी नहीं होगा, तो वर्मा कमेटी तो सेक्टर यानी कि गोइपोरिया कमेटी होना चाहिए यहाँ। राइट आंसर गोइपोरिया कमेटी, सॉरी बर्मा कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बर्मा कमेटी को रिवाइवल और रीस्ट्रक्चर, जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनको रिवाइवल और रीस्ट्रक्चर करने के लिए बर्मा कमेटी बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई अनाउंस द गाइडलाइंस टू इशू लाइसेंस टू न्यू बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन। कह रहा है कि आरबीआई अनाउंस किया था गाइडलाइन को टू इशू लाइसेंस ऑफ न्यू बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को नया बैंक खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरबीआई ने गाइडलाइन कब इशू किया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1993 में। 1993 से ही प्राइवेट बैंक भारत में खोलने लगे हैं, जब आरबीआई का गाइडलाइंस इशू हुआ कि कोई भी आदमी अपना प्राइवेट बैंक खोल सकता है। आगे कितना कैपिटल चाहिए, ये सब उसमें गाइडलाइंस में लिखा था कि बैंक खोलने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, सारा चीज लिखा था। इन विच ईयर द सेकंड नरसिम्हम कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड? कौन से ईयर में सेकंड नरसिम्हम कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ था? तो 1998 में कंस्टिट्यूट हुआ था, क्योंकि पहला 1991 में हुआ था नरसिम्हम कमेटी और दूसरा नरसिम्हम कमेटी 1998 में हुआ था। तो हाई पहला है, देखिए यहाँ लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पहला 1991 में नरसिम्हम कमेटी हुआ था, दूसरा 1998 में। On the basis of legality, in how many parts money is classified? Money is classified, कह रहा है कि on the basis of legality in how many parts money is classified? 3, 2, C 4 and D none of these। तो यहाँ कह रहा है आंसर 2। कितने भागों में on the basis of legality money parts many parts money is classified, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? तो ये रहा आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।